हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर अकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन लॉजिक के बारे में। दो क्वेश्चंस कम से कम आते ही आते हैं, तो सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं इस टॉपिक को करने वाला हूँ एकदम सिंपल, एकदम क्रिस्टल क्लियर, वो भी आसान भाषा में। बस आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इंडियन लॉजिक क्या है, देखिए तीन ओरिजिनल ट्रेडिशंस ऑफ लॉजिक माने जाते हैं। एक होता है ग्रीक, एक होता है चाइनीज और एक होता है इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक उसमें से तीनों में से एक का पार्ट है। ठीक है, तो लॉजिक के थ्रू करते क्या है, नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज को डिराइव करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो अब नॉलेज क्या है देखते हैं। अगर हम नॉलेज की बात करें तो इसमें चार फैक्टर्स होंगे जो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, आपको याद करना है चारों फैक्टर्स। पहला फैक्टर होगा प्रमाता, दूसरा होगा प्रमेय, तीसरा होगा प्रमाण और चौथा होगा प्रमा। अब ये हैं क्या, देखिए प्रमाता क्या होता है ना, सब्जेक्ट हु नोज, मतलब जो जानने वाला है, जो जानने वाला है वो हो जाएगा आपका प्रमाता। प्रमेय क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज या फिर नोएबल, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए या फिर समथिंग, कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में आपको जानकारी जुटानी है या फिर जिसके बारे में आपको जानना है, ठीक है, वो होगा आपका प्रमेय। प्रमाता है जो जानता है और प्रमेय वो है जिसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, प्रमाण क्या है भाई, मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। ठीक है, इसके थ्रू हम किसी नॉलेज को हम एक्वायर करते हैं। ठीक है, हम या फिर नॉलेज तक पहुंचते हैं किसके थ्रू, प्रमाण के थ्रू। प्रमाण होता है ना, जैसे कभी कोई बात होती है तो कहते हैं यार तुम चोरी की हो, तेरे पास प्रूफ है क्या? प्रूफ क्या होता है, प्रमाण ही तो होता है, तेरे पास प्रमाण है क्या? ठीक है, तो ये प्रमाण होगा मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज। वैलिड नॉलेज का मीन्स है, ये प्रोसेस ऑफ नोइंग है। हम किसी चीज को जानेंगे उसका प्रोसेस क्या होगा ये बताएगा प्रमाण। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। प्रमा, द फोर्थ फैक्टर इज प्रमा। प्रमा इज द वैलिड नॉलेज। ठीक है, अब देखिए वैलिड नॉलेज है, इसका मतलब कोई ऐसा नॉलेज भी होगा जो इनवैलिड होगा। मतलब अगर कोई नॉलेज वैलिड है तो वो हो गया तो प्रमा, लेकिन अगर कोई नॉलेज इनवैलिड हो जाएगा तो वो हो जाएगा अप्रमा। ठीक है, अप्रमा। ठीक है, प्रमा इज वैलिड नॉलेज, अप्रमा इज इनवैलिड नॉलेज। होते चार फैक्टर्स, यही चार हैं। ठीक है, अप्रमा आपको याद रखना है कि अप्रमा मतलब होता है इनवैलिड नॉलेज। द नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू लर्न इज प्रमिति, द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द प्रमाण। प्रमाण के थ्रू जो भी नॉलेज आपने एक्वायर किया वो हो जाएगा प्रमिति। संस्कृत के वर्ड्स हैं पूरे इंडियन लॉजिक में, आपको याद करना पड़ेगा। अब इसका तरीका एक ही है, एक बार आप वीडियो देख लिए, नोट्स बना लीजिए या फिर इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, 2-3 दिन लगातार जब आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको ये सारे नाम आपके माइंड में चले जाएंगे। ठीक है, जितने भी वर्ड्स हैं आपके माइंड में चले जाएंगे। उसके बाद ये आपको ऐसे नहीं लगने वाले कि ये कुछ नया सुन रहे हैं। ठीक है, तो प्रमिति इज द नॉलेज एक्वायर्ड बाय प्रमाण। तो नॉलेज के अंदर 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला है प्रमाता, प्रमाता जिसके बारे में जो जानने वाला है, और प्रमेय मतलब कि ऑब्जेक्ट समथिंग जिसके बारे में जानना है। प्रमाण इज प्रोसेस ऑफ नोइंग और मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज। ठीक है, प्रमा इज द वैलिड नॉलेज और वैलिड नॉलेज प्रमा है, अप्रमा हो जाएगा आपका इनवैलिड नॉलेज, और प्रमिति हो जाएगा जो भी नॉलेज एक्वायर करेंगे आप प्रमाण के द्वारा। ठीक है, तो आगे चलते देखते हैं प्रमाण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो प्रमाण क्या है, मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो अब प्रमाण की अगर बात करें तो ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। देखिए जो ये सोर्स बने बताएगा ना प्रमाण, वो वैलिड होगा। ठीक है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। लिटरल मीनिंग क्या होता है प्रमाण का, प्रूफ। तुम्हारे पास प्रमाण क्या है कि वो चोरी किया है या फिर वो चोर है, तो यही तो हुआ ना, आपके पास प्रूफ क्या है। तो लिटरल मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रूफ। बस संस्कृत वर्ड है ये, संस्कृत वर्ड प्रमा से बना है। प्रमा का भी हम पहले मतलब देख ही चुके हैं। तो प्रमा का मतलब क्या होता है, वैलिड या ट्रू या फिर राइट नॉलेज। ठीक है, प्रमाण और अब 6 टाइप्स, ये आपको एग्जैक्टली आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। ठीक है, तो 6 तरीके के होते हैं प्रमाण। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रत्यक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेप्शन। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पे लिखा है संस्कृत में
प्लस इंग्लिश में। तो अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि आप अगर इंग्लिश से दे रहे हैं पेपर तो आपको सिर्फ इंग्लिश वाला वर्ड याद रखना है, या फिर आप हिंदी से दे रहे हैं तो आपको सिर्फ संस्कृत वाला वर्ड याद रखना है, इंग्लिश वाला याद नहीं रखना। आपको ना दोनों याद करना पड़ेगा। खैर हिंदी वालों के साथ ये हो सकता है कि केवल हिंदी का याद करें काम चल जाए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा दोनों याद कर लीजिए। इंग्लिश वालों के साथ ये है कि आपको संस्कृत वर्ड और हिंदी सॉरी इंग्लिश वर्ड दोनों याद करना पड़ेगा। रीजन ये है कि क्वेश्चंस में डायरेक्टली बोल देगा प्रत्यक्ष, परसेप्शन लिखेगा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा प्रत्यक्ष क्या है, परसेप्शन है कि इन्फ्रेंस है। तो इसलिए आपको संस्कृत वर्ड और इंग्लिश वर्ड दोनों साथ में याद करना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष अगर बोले तो मतलब हम परसेप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रमाण है आपका अनुमान, इन्फ्रेंस। तीसरा प्रमाण है आपका उपमान, ठीक है। चौथा है शब्दा, और पांचवा है अर्थापत्ति, और छठा है अनुपलब्धि यानी कि नॉन अप्रीहेंशन। इंग्लिश में हो गया परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी, प्रिजम्पशन और इम्प्लीकेशंस। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, क्या चल रहा है, सब कुछ क्लियर होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो भी बहुत ही आसान भाषा में क्लियर करूंगा। सो देखते हैं प्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है कि भाई वो तो मेरे सामने हो रही है कोई चीज, वो मेरे प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक है। तो वो हो गया प्रत्यक्ष, वो हो गया परसेप्शन। इट इज बेसिकली व्हाट इज बिफोर वंस आइज, मतलब आपके आंखों के सामने कोई चीज है, वो हो गया प्रत्यक्ष, ठीक है। लिटरल मीनिंग इस तरह से जाएगी। परसेप्शन इज वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज, ठीक है, वैलिड फॉर्म नॉलेज है क्योंकि प्रमाण होगा, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अ सेंस ऑर्गन। भाई आपको जिस ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज, एक सेकंड, आपको जिस ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए उसका कांटेक्ट होना चाहिए किससे, आपके सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नोज, आईज, टंग, स्किन एंड ईयर। तो उससे आपको नॉलेज मिलेगी। ये कहे अगर ऐसे ऐसे कंडीशन बनती है तो इसका मतलब वो प्रत्यक्ष के अंदर आता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, देखिए सेंस ऑर्गन्स आपके क्या काम करते हैं, कोई चीज सेंस करने के लिए होते हैं। अब सेंस से कोई चीज नॉलेज मिलती है, सेंस में क्या, नोज से आपको स्मेल मिलती है, आई से कलर पता चलता है, या फिर कोई चीज देखते हैं तो आपको कुछ चीज पता चलती है, टंग से टेस्ट, स्किन से टच, ईयर से साउंड, आपको कोई चीज सुनने को मिलती है। देखिए मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, आपके घर में खाना बन रहा है और अचानक से एक स्मेल आती है और लगता है कि क्या सही खाना बन रहा है, मतलब स्मेल आते ही आपको क्या पता चला कि आप बहुत अच्छी महक आ रही है, ठीक है। तो इससे एक नॉलेज मिली ना कि जो आपका खाना बन रहा है उसका उसका आपको नॉलेज मिली कि उसका जो स्मेल है वो बहुत अच्छा है। या फिर आप ये कह सकते हैं खाना बहुत अच्छा बना होगा, स्मेल से बता रहे हैं खाना बहुत अच्छा बना होगा, ठीक। आपने इस स्मेल से पता कर लिया, आपके मतलब वाटरी माउथ हो जाएगा आपका सिर्फ स्मेल से, वो आपको नॉलेज मिल रही है। या फिर स्मेल से आप ये बता सकते हैं खाना बन क्या रहा है, ठीक है। तो कलर, आप कोई चीज देखते हैं आप ये बताते हैं ये कोई कलर का है, या फिर कोई भी चीज, जरूरी नहीं कि कलर है, या फिर देख के आप जो भी चीज नॉलेज गेन कर रहे हैं वो आ जाएगा आपका कलर के अंदर, या फिर आइज के थ्रू हो गया, वो सेंस ऑर्गन के थ्रू आपको एक नॉलेज मिल गई, ठीक है। टेस्ट, खाना तो देख लिया भाई, वो सॉरी स्मेल कर लिया कि बहुत अच्छा है, स्मेल तो आ गई थी, लेकिन जब टेस्ट कर रहे हैं आपको क्या पता चला, ये कोई स्वीट वाली, मतलब स्वीट वाली चीज़ है, या फिर कोई तीखी चीज़ है, ठीक है। तो बिटर है ये आपको टेस्ट से पता चल रहा है, ये नॉलेज मिल रहा है आपको टेस्ट से कि भाई ये मीठा चीज़ है या फिर कोई तीखी चीज़ है, ये आपको टेस्ट से पता चला। वो भी नॉलेज कैसे पता चला, आपके सेंस ऑर्गन से, ठीक है। इस तरह टच, कोई चीज़ आप छू के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा कोई चीज़ ये है। साउंड सुनने से भी कोई ना कोई चीज़ नॉलेज मिल रही है, जैसे मेरी बात आप सुन रहे हैं तो आपको कोई नॉलेज मिल रही है, ठीक है। कंसीडर्ड एज नॉन इरोनियस कॉग्निशन, देखिए नॉन इरोनियस कॉग्निशन बोला गया, मतलब इससे जो नॉलेज मिलेगा ना वो इरर नहीं होगा, ठीक है। आपके सामने जो चीज़ हो रही है वो इरर नहीं हो सकती ना, इसलिए पूछा जाता है आंखों देखा हाल बताइए। सो इट इज़ फर्स्ट एंड फास्टेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। फास्टेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज क्यों? फास्टेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज इसलिए है क्योंकि आपने देखा, आपको ज्ञान मिल गया, आपको नॉलेज मिल गया, आपने कोई चीज़ देखी, आपको ज्ञान मिल गया, फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है प्रत्यक्ष। इस तरह आगे आएगा अनुमान, सेकंड हो जाएगा, इस तरह चलता रहेगा। तो ये न्याय फिलॉसफी के अंदर है, ठीक है। तो ये फास्टेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। देखिए अब ये भी है कि डायरेक्ट केवल कांटेक्ट में आने से आपको नॉलेज तो मिल नहीं जाएगी, तो उसका ना एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस क्या है,
द सेल्फ कम्स इनटू कांटेक्ट विद द माइंड, यानी मनस। माइंड को क्या बोला जाता है? मनस। आप खुद ना अपने मनस के कांटेक्ट में जाते हैं, अपने माइंड के कांटेक्ट में जाते हैं, ठीक है। और आपका माइंड जो होता है आपके सेंसेस के थ्रू कांटेक्ट करता है, किससे? ऑब्जेक्ट से, ठीक है। मनस कांटेक्ट करता है सेंस से, और सेंसेस जो ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स, वो ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करते हैं, उसके थ्रू आपको नॉलेज मिलती है, ठीक है। ये एक प्रोसेस हो गया इसका। आप कांटेक्ट करेंगे मनस से, मनस का कांटेक्ट होगा सेंस से, सेंस का कांटेक्ट होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो अब प्रत्यक्ष के दो काइंड्स हैं, एक है अनुभव, एक होता है स्मृति। अनुभव यानी कि डायरेक्ट परसेप्शन, और स्मृति मतलब रिमेम्बर्ड परसेप्शन, इसको एक और नाम भी बोलते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट परसेप्शन, ठीक है। तो अनुभव में क्या होगा? आप कोई किसी चीज़ की अनुभव कर रहे हैं, आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो आपको कोई नॉलेज मिलेगी, तो वो होगा आपका अनुभव। आपका अनुभव हुई कोई किसी चीज़ की, ठीक है, किसी नॉलेज का अनुभव हुआ आपको। स्मृति के अंदर क्या होगा? आपका ना यहाँ माइंड का खेल होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप किसी चीज़ को जानते हैं लेकिन उसके बाद कभी वो चीज़ दिखती है, या फिर कोई चीज़ आपको अब मतलब कोई चीज़ समझ में आती है, फिर आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो मुझे पता है, ये चीज़ मैंने सीखी है, ठीक है। वो आता है आपकी स्मृति के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए, मान लेते हैं आपने एक टेबल देखा, उसके बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है। अब उसको ना 1 साल बाद वो टेबल देखते हैं, तब आपको लगता है अच्छा ये टेबल तो ये था, इस टेबल के बारे में तो ये चीज़ें होती हैं, टेबल में ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। इस तरह से जब आपको नॉलेज मिलती है ना, अपने स्मृति की वजह से आपने रिमेंबर करके रखी है कोई चीज़, ठीक, तो वो होता है स्मृति के अंदर, स्मृति परसेप्शन या फिर इनडायरेक्ट परसेप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो देखिए, परसेप्शन में दो काइंड हो गए, एक हो गया अनुभव, एक स्मृति। अब आएगा स्टेजेज। स्टेजेज कौन कौन से होते हैं? परसेप्शन के अंदर दो स्टेज होते हैं, एक होता है आपका निर्विकल्प, जिसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, और दूसरा होता है सविकल्प, डिटर्मिनेट। अब देखिए दोनों को ना मैं एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ होता क्या। इसमें आपको बेयर अवेयरनेस मिलेगी डायरेक्ट सेंस के थ्रू, ठीक है। अब होगा क्या, आपका दोस्त आया और सामने एक गाड़ी खड़ी कर दिया, ठीक है, और कहता है कि भाई ये कार देख यार, या फिर बाइक जो भी है, कार ही ले लेते हैं, कार देख भाई कैसी लग रही है। अब आप देखते हैं, आप कहते हैं यार क्या सही गाड़ी है यार, क्या कलर चूज किया हो यार, गाड़ी बहुत सही लग रही है, मस्त लग रही है, ठीक है। या फिर आप किसी इंसान को देखते हो, आप उसको देखते हो यार कि इंसान कितना सही दिख रहा है, ठीक है, ये बहुत भोला दिख रहा है, ठीक। तो ये जो आपको नॉलेज मिला ना देख के, बस डायरेक्टली आपको बेयर अवेयरनेस डायरेक्ट सेंस के थ्रू कोई चीज़ का नॉलेज मिली, ये आपका आता है निर्विकल्प, ठीक है। आपको बस ये विकल्प नहीं है, आपने देखा, आपने तुरंत नॉलेज ले लिया उससे। लेकिन सविकल्प में क्या होगा, दोस्त ने बोला गाड़ी ये कैसी है, आपने बोल दिया ठीक है, अच्छी है, वो नॉलेज मिला निर्विकल्प से। लेकिन जब वो गाड़ी गाड़ी आप चलाते हैं, तब आप उसको ना एनालिसिस करते हैं कि भाई कितने सेकंड्स में, मतलब 5 सेकंड्स में 100 किलोमीटर जा रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ दे रही है, कितनी सही गाड़ी है यार, ठीक है। गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, ऑटोमेटिक ब्रेक्स लग जाते हैं, कोई सामने आ जाता है, ठीक है। तो मतलब इस तरह के जब आप एनालिसिस करते हैं ना, जब चीज़ें आप उसको और ज़्यादा जानते हैं, उसको यूज करते हैं, सिंथेसिस, एनालिसिस, एसिमिलेशन, डिस्क्रिमिनेशन, जब आप इस प्रोसेस में पहुंच जाते हैं, तब वहाँ पे होता है सविकल्प, ठीक है। पहला स्टेज हो गया आपका निर्विकल्प, दूसरा स्टेज हो गया आपका सविकल्प, ठीक है। तो निर्विकल्प में आप डायरेक्ट सेंसेशन के थ्रू जाते हैं, डायरेक्ट अवेयरनेस के थ्रू, और सविकल्प में आप एनालिसिस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक। तो प्रत्यक्ष इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं, एक होता है लौकिक, जिसको ऑर्डिनरी या फिर साधारण भी बोलते हैं, दूसरा होता है अलौकिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर असाधारण, ठीक। अब लौकिक क्या होता है? हैविंग डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ वर्डली ऑब्जेक्ट्स विथ आवर सेंसेस। अगर जो वर्ड देखिए, बोला जाता है कि ये वर्ड जो है ना वर्डली ऑब्जेक्ट्स है, इस यहाँ पे वर्ड में वर्डली ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। अलौकिक में क्या होगा, अदर वर्डली बोला जाता है, ठीक है, या फिर बियॉन्ड वर्ड, इस तरह की बातें होंगी। तो आते हैं लौकिक में।
लॉकिक में क्या होगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा वर्डली ऑब्जेक्ट्स, इस वर्ड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा आपके सेंस ऑर्गन के साथ, ठीक है। तो उससे आप अगर नॉलेज ले रहे हैं तो वो हो जाएगा लॉकिक। लॉकिक दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक। तो अलौकिक में क्या होगा, बियॉन्ड डायरेक्ट कांटेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करेंगे। ये तीन तरीके के होते हैं, सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा एंड योगज, ठीक है। तीन तरीके के हैं, सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा एंड योगज, ठीक है। ज्ञाना या ज्ञान जो भी बोलें। आते हैं लौकिक। लौकिक परसेप्शन इज नोन एज ऑर्डिनरी परसेप्शन। देखिए ये जो बना हुआ है ना, ये आपको याद रखना है। एक्चुअली जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जितना भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सब चीज़ आपको याद रखना है। कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है, इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्या है ये पूछ लेगा, लौकिक का मतलब क्या है ये पूछ लेगा, वो भी वन लाइनर पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पूछेगा, ठीक है। तो वन लाइनर पूछेगा तो एकदम बस ईजी से ईजी टर्म्स में आपको समझ लेना है कि क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। सो लौकिक क्या है, पर्सन नोन एज ऑर्डिनरी परसेप्शन, ठीक है। लौकिक को ऑर्डिनरी परसेप्शन बोले जाते हैं। इन दिस केस देयर इज यूजुअल सेंस कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द, देखिए एज यूजुअल मतलब नॉर्मली तरीके से सेंस करेंगे आप ऑब्जेक्ट्स को सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, ठीक है। उससे आप जो नॉलेज पाएंगे वो आपका लौकिक के अंदर हो जाएगा। अलौकिक में क्या होगा ना, जो कॉन्टैक्ट होगा ना वो अनयूजुअल मीडियम के थ्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे ना वो वाली बातें होंगी कि भगवान से हमारा कॉन्टैक्ट है, ठीक है, वहाँ इस तरह की बातें होंगी। यहाँ मतलब जो बहुत ज़्यादा पावर्ड माइंड वाले लोग हैं ना, पावर से मतलब कि जिनका माइंड है ना एकदम बहुत ऊपर उठ चुका है, उन्होंने बहुत ट्रेन कर लिया अपने माइंड को, उस तरह की बातें यहाँ पे होगी अलौकिक में, ठीक है। जो मतलब जो उनका कांटेक्ट होगा ना सेंस ऑर्गन का और ऑब्जेक्ट का, जिसके बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं, वो अनयूजुअल मीडियम से होगा, मतलब आम आदमी वो नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे होगा अलौकिक, ठीक है। बियॉन्ड दिस वर्ड की बात होगी, ठीक है। ऑर्डिनरी और लौकिक इज ऑफ टू टाइप्स। ऑर्डिनरी दो तरीके के हो सकते हैं, पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। एक होगा इंटरनल, इंटरनल को बोलते हैं मनसा, ठीक है। परसेप्शन एंड एक्सटर्नल परसेप्शन, एक्सटर्नल को बोलते हैं बाह्य। बाह्य मीन्स क्या होता है, बाहर, ठीक है। दो तरीके के ऑर्डिनरी और लौकिक हो गए, पहला हो गया इंटरनल मनसा, दूसरा हो गया एक्सटर्नल। अब ये होता क्या, इंटरनल परसेप्शन में क्या होगा ना, आपकी फीलिंग्स की बात होगी, मानस कम्स इनटू कांटेक्ट विद द साइकियल स्टेट, ठीक है। साइकियल स्टेट से आएगा एंड प्रोसेस लाइक कॉग्निशन, अफेक्शन, मतलब यहाँ फीलिंग्स, डिजायर्स, पेन, इन सब की बात होगी, तो वो हो जाएगा इंटरनल परसेप्शन। एक्सटर्नल परसेप्शंस में किस तरह की बात होगी, जो आप अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टच कर रहे हैं या फिर टेस्ट कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मतलब ठीक है, आपके बॉडी के बाहर से चीज़ें आएंगी, मतलब चीज़ें आप नॉलेज लेंगे, वो अपने सेंस ऑर्गन से कांटेक्ट में लाएंगे, उसके थ्रू आप नॉलेज आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अलौकिक ऑफ थ्री काइंड्स पिछली स्लाइड्स में देखे हैं। पहला है सामान्य लक्षणा, दूसरा है ज्ञान लक्षणा और तीसरा है योगज, ठीक है। सामान्य लक्षणा क्या, इट इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल। ये क्या करेगा, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। इसमें क्या होगा ना, आपको एक चीज के बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। आपको एक चीज के बारे में नॉलेज हुई, उसकी वजह से ना उसकी स्पीसीज या उसके क्लास के बारे में ना पूरा का पूरा आपको नॉलेज हो जाए, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं आपको काऊ के बारे में पता हो गया, किसी आप एक फार्मर है, आपको एक काऊ, आपके पास एक काऊ है, उसके बारे में आपको पता है, लेकिन उसकी वजह से ना आपको जो पूरी क्लास है काउज की, उसके बारे में आपको नॉलेज मिल गई। तो ये होगा आपका सामान्य लक्षण, मतलब यहाँ पे एक छोटी सी चीज को उठाते हैं और उसको एक थ्योरी बना देना, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग लगाई जा सकती है, कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग की तरह काम होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका सामान्य लक्षणा। और अगर बात करें ज्ञान लक्षणा की, तो यहाँ पे क्या होगा ना, देखिए, तो दिस परसेप्शन इज आल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लिकेटेड परसेप्शन, कॉम्प्लिकेटेड थ्रू एसोसिएशन। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट टू द सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। आपको सेंस ऑर्गन्स के सामने डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होगी, बट इट इज रिवाइव्ड इन द मेमोरी ड्यू टू द पास्ट कॉग्निशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज परसीव्ड थ्रू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखिए आपके सामने आपको जो नॉलेज लेना है ना, आप उस वो ऑब्जेक्ट ना डायरेक्टली आपके सेंस ऑर्गन के सामने नहीं आएगा, ठीक है। आपको आपके सामने उसका रिप्रेजेंटेशन आ गया, और जिस चीज के बारे में नॉलेज मिल गई वो चीज डायरेक्टली नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो जैसे मान लेते हैं आप बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने। आप बाजार में गए, आपको लेना था धनिया, ठीक है। अब आप जब धनिया को देखते हैं ना दुकान में, तो वहां पे ना आपको एक दिमाग में आता है, यार मेथी भी तो ऐसी दिखती है ना, या फिर आप वो कह सकते हैं कि पालक में लगभग लगभग कुछ ऐसा ही दिखता है क्या, ठीक है। आपको याद, आपको ना दिमाग में एक नॉलेज आती कि यार पालक भी इसी तरह लोग बेचते हैं, जैसे धनिया रख लेते हैं वैसे पालक भी आप दुकान में, जो दुकान वाला होगा वो ऐसे भी रख लेता है बेचने के लिए, ठीक है। मेथी मेथी कुछ ऐसी ही दिखती है क्या, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ना आपको नॉलेज किसकी मिल रही, इसकी पालक की, मतलब। और रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होगा। तो आपको समझना बस ये है कि यहाँ पे ना जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जो ज्ञान मिल रहा है या फिर नॉलेज मिल रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन होगा किसी और ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो खुद वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा आपके सेंस ऑर्गन्स के सामने, ठीक है। योगज क्या होगा, योगज ना कुछ ऐसी चीज़ों की बात करता है जो थोड़ा सा नॉर्मल लोगों की ना बस की बात नहीं। मतलब ये किसके बारे में बात करेगा, योगीज के बारे में बात करेगा, लिबरेटेड सोल्स के बारे में बात करेगा, ठीक है। ये लिबरेट कैसे होंगे, थ्रू द पावर ऑफ मेडिएशन, ठीक है। मेडिएशन करेंगे और वो योगी बनेंगे और लिबरेटेड सोल्स बनेंगे, ठीक है। ये क्या बात करेंगे, इट इज इंटुइटिव, ठीक है। ये इंट्यूशन बेस्ड है और इमीडिएट परसेप्शन देता है, ये ऑब्जेक्ट्स के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी, ठीक है, इमीडिएट परसेप्शन दे सकता है। और ये इंट्यूशन के बेस में है। और ये चीज़ आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगी, जब आप योगी हो जाएंगे, ठीक है, आप लिबरेटेड सोल हो जाएंगे। और ये चीज़ लिबरेटेड सोल, आपकी सोल लिबरेट कैसे होगी, पावर ऑफ मेडिएशन से, ठीक है। तो ये सुप्रा सेंसुअस होगी और सुप्रा रिलेशनल इन नेचर में होगी, ठीक है। तो योगज का मतलब आपको बस इतना समझना है कि ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे, जो आम लोगों के बस की बात है नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिएशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। इस तरह की कुछ बातें होंगी जो आम लोगों की समझ के भी बाहर होगी, कैसे हो रहा है, ठीक। सो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रत्यक्षा में हमने क्या पढ़ा, प्रत्यक्षा अगर सेंस ऑर्गन के सामने है तब वो होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये दो तरीके के होते हैं, अनुभव और स्मृति। अनुभव अगर सेंस ऑर्गन के थ्रू अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में जा रहा है तो उससे हमको उस चीज़ से कोई अनुभव होती है, मतलब कोई नॉलेज मिलता है तो अनुभव होगा। स्मृति, स्मृति हो गया आपका रिमेंबर्ड परसेप्शन, मतलब आपको इनडायरेक्ट परसेप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर आप कोई चीज़ पहले से नॉलेज एक्वायर किए हैं और उस अगर वो फिर से दिखता है तो आपको याद आता है कि अच्छा अच्छा ऐसे कुछ हुआ था, ठीक है, उसके थ्रू आपको नॉलेज मिलती है। दो स्टेज के होते हैं, निर्विकल्प और सविकल्प। निर्विकल्प में क्या होता है कि आप डायरेक्टली देखते हैं और नॉलेज ले लेते हैं, मतलब बेयर सेंसेशन या फिर बेयर अवेयरनेस के थ्रू, तो वो हो जाता है नियर विकल्प, सॉरी निर्विकल्प। और सविकल्प में क्या होगा, आप उसके एनालिसिस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, मतलब कुछ उसके साथ छेड़खानी करते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट करते, चेक करते क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो सविकल्प के अंदर हो जाएगा। प्रत्यक्ष को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, एक लौकिक, अलौकिक। लौकिक में क्या है, ऑर्डिनरी और साधारण भी बोलते हैं, अलौकिक को एक्स्ट्राऑर्डिनरी या असाधारण भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट आएगा, इंटरेक्शन होगा अवर सेंस ऑर्गन्स के साथ। इसको डिवाइड किया जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या बोलते हैं, सॉरी, इंटरनल को बोलते हैं मानस और एक्सटर्नल को बोलते हैं बाह्य। तो एक्सटर्नल में क्या होगा, आपके सेंस ऑर्गन्स होंगे जिनके थ्रू आपको नॉलेज मिलेगा। इंटरनल मतलब कि आपकी फीलिंग्स आएंगी, ठीक है, फीलिंग्स के थ्रू आपको नॉलेज मिलेगी। बियॉन्ड डायरेक्ट कंटैक्ट, बियॉन्ड डायरेक्ट कंटैक्ट में अलौकिक में होगा। और थ्री टाइप्स के होते हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योग। सामान्य लक्षण में क्या होगा, आपको किसी छोटी चीज़ के बारे में जानेंगे और उससे जनरलाइज करेंगे, आपकी पूरी उसकी क्लास के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। ज्ञान लक्षण में क्या होगा, ज्ञान लक्षण में आपका होगा डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको नॉलेज मिलेगी और डायरेक्टली प्रेजेंस नहीं होगा। योगज में क्या होगा, यहाँ पे इंट्यूशन बेस्ड है ये, और ये इमीडिएट परसेप्शन देता है, और ये ऑब्जेक्ट्स का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर भी बता सकता है, ठीक है। और ये होगा किसके थ्रू, योगीज और लिबरेटेड सोल्स। और ये योगी और लिबरेटेड सोल कैसे बनते हैं, पावर ऑफ मेडिएशन से, ठीक है। सुप्रा सेंसुअस और सुप्रा रिलेशनल इन नेचर भी होता है ये, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रिवीजन करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे से। अनुमान, अनुमान इन्फ्रेंस। देखिए अनुमान क्या होता है, अनुमान लगाना, ठीक है। इट इज सेकंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। ये सेकंड सोर्स किसके थ्रू है, न्याय के थ्रू है, न्याय फिलोसफी के थ्रू, ठीक है। लिटरल मीनिंग क्या होता है, आफ्टर नॉलेज। आफ्टर नॉलेज मतलब क्या, देखिए कोई चीज़ आपके पास नॉलेज है,
मान लेते नॉलेज 1 है, इसके थ्रू आप नॉलेज 2 का अनुमान लगाते हैं। सीखते सिंपल सा है। इन्फ्रेंस इज डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आपको याद रखना है। नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे लिंगी ड्यू टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ सम साइन और मार्क, लिंगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, जिसके बारे में आपको नॉलेज मिल रही है वो होगा आपका लिंगी, और जिसके बारे में आपको, जिसके थ्रू आपको नॉलेज मिल रहा है, मतलब जिसमें कोई साइन है या मार्क है, मतलब जिस कोई रीजन होगा ना जिसकी वजह से आप कहेंगे कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा है, तो वो उसको बोलेंगे लिंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लाउड, रेन। क्लाउड क्या हो गया आपका काज है, आपने देखा क्लाउड, क्लाउड से क्या मिलेगा कि आप अनुमान लगाएंगे कि रेन हो जाएगा, मतलब बारिश होगी, बादल देख के आप कह देते हैं कि भाई बारिश हो जाएगी, ये आपने अनुमान लगा लिया। तो क्लाउड आपका हो गया, ये हो जाएगा लिंगा। ठीक है, और हेतु भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, और देखिए गौतम ऋषि ने ना इसको प्रोबन भी बोला है। प्रोबन मतलब जो भी लिंगा होगा वो प्रोबन भी होगा और वो हेतु भी होगा। हेतु क्या होता है, आगे मैं आपको लोगों को बताऊंगा हेतु क्या होता है। हेतु भी रीजन ही होता है। ठीक है, रीजन होगा या कॉज होगा या फिर मिडिल टर्म होगा। देखिए रेन इफेक्ट, इफेक्ट में क्या आया, रेन, आपने अनुमान लगाया कि रेन होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये लिंगी, आपको जो नॉलेज मिली है कि रेन होगा, ये लिंगी भी होगा, इसको लिंगी भी बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं प्रबंधम, प्रोबंधम, प्रोबंधम। ठीक है, तो ये याद रखना कि आपको ये जिसके थ्रू आपको पता चल रहा है वो लिंगा है, और जो आपको पता चल रहा है वो लिंगी है। उपमान, उपमान मतलब कंपैरिजन। ठीक है, आप यहाँ पे ना सिमिलैरिटी या कंपैरिजन करके आप नॉलेज एक्वायर करते हैं। ठीक, ये भी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, और ये थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज है। थर्ड सोर्स किसमें से, फिर से वही न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आप, ये थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज है। अब देखिए होता क्या है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिटी मैन है, उसको बोला जाता है कि वाइल्ड काउ ना इज एनिमल लाइक ए काउ। ठीक है, तो वाइल्ड काउ काउ की तरह ही एक एनिमल है। ठीक है, अब वो फॉरेस्ट में कभी जाता है और रिकॉग्नाइज करता है कि इट इज वाइल्ड काउ, कोई वाइल्ड काउ देखता है और बोलता है कि अरे यार ये तो वाइल्ड काउ है, क्योंकि मुझे पता है ना कि किसी ने उसको बोला है कि भाई जो काउ है ना उसी की तरह वाइल्ड काउ भी दिखती है। तो देन हिज नॉलेज ऑफ द वाइल्ड काउ इज द आउटकम ऑफ द कंजंक्शन विद द नॉलेज ऑफ द काउ। ठीक है, सिमिलैरिटी हुई, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ, तो कंपैरिजन और या सिमिलैरिटी की वजह से अगर कोई आपको नॉलेज मिल जाए तो वो हो जाएगा उपमान। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। द नेक्स्ट वन इज शब्दा या फिर वर्बल टेस्टिमनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। फोर्थ सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है एज इट इज न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं ये बताऊंगा कि ये 1 4 2 ये क्या है, सब चीजें, बस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शब्द क्या है, फोर्थ सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। ठीक है, शब्द लिटरली मीन्स वर्बल नॉलेज। वर्बल नॉलेज, शब्द मतलब शब्द, जो आप कोई चीज बोलते हैं तो वो क्या होता है, शब्द होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्बल नॉलेज। द मियर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड डज नॉट प्रोवाइड ए वैलिड नॉलेज, मतलब आप कुछ भी बोल देते हैं, कुछ वर्ड्स जोड़े, एक वाक्य लगाएं और बोल दिए, तो वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं हो जाएगा। इट मीन्स ऑल वर्बल स्टेटमेंट्स आर नॉट वैलिड। ऑब्वियस सी बात है कि सभी स्टेटमेंट वैलिड नहीं हो सकते ना, तो अब वैलिड कैसे होंगे, ये कैसे पता चलेगा। इट इज डिफाइंड एज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रस्टवर्दी पर्सन, मतलब ट्रस्टवर्दी पर्सन का अगर स्टेटमेंट होगा तो वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होगा। इसको अप्त वाक्य भी बोलते हैं। अप्त मीन्स होगा यहाँ पे, अप्त मतलब ट्रस्टवर्दी पर्सन, ट्रस्टवर्दी पर्सन। ठीक है, जिसका आप भरोसा कर सकते हैं, वो होगा अप्त। वाक्य मतलब वाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, मतलब जो भी इस अप्ता ने बोला, अप्ता ने क्या बोला, वाक्य, ये तो वाक्य क्या हो जाएगा, अप्त वाक्य हो जाएगा वो। ठीक है, मतलब ऐसा वाक्य या फिर ऐसा सेंटेंस जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्ता कौन हो गया, ट्रस्टवर्दी पर्सन। ठीक है, तो अप्ता ट्रस्टवर्दी पर्सन। टेस्टिमनी, टेस्टिमनी दो तरीके की होती है, या तो वैदिक होगी या तो सेकुलर होगी। ठीक है, मतलब जो भी नॉलेज आपको मिल रहा है अगर वो वेद के थ्रू मिल रहा है या फिर वैदिक सोर्स ऑफ नॉलेज है आपका, तो वो नॉन क्वेश्चनेबल है, मतलब उसमें आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं, वो सही ही होगा। उसमें आंख बंद करके बोलेंगे कि भैया ये सही है, तो इसमें आपको गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, अगर वैदिक है तो सही है। ठीक है, वो अपता वाक्य ही एक तरीके से। सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या, वर्ड्स ऑफ ह्यूमन बींग। देखिए ये ह्यूमन बींग का वर्ड्स नहीं है ना, वैदिक लिटरेचर ह्यूमन बींग्स के वर्ड्स नहीं है एक तरीके से देखे तो सेकुलर क्या होगा, वर्ड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स।
ह्यूमन बींग्स के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि वो ट्रस्टवर्दी भी हो सकते हैं, ट्रस्टवर्दी नहीं भी हो सकते हैं। अगर सेकुलर वाक्य की बात होगी या फिर सेकुलर सोर्स ऑफ नॉलेज होगा आपका, तो आपको ध्यान देना है कि बोला किसने है, ठीक है। अगर वो ट्रस्टवर्दी पर्सन ने बोला है, मतलब अगर वो अप्त वाक्य है, तब तो ठीक है भैया, आप भरोसा कर लेंगे कि भैया ठीक है, जो भी आप बोल रहे हैं आंख बंद किए आप बोलिए, हम कर रहे हैं, तो भरोसा करेंगे। लेकिन अगर कोई और आदमी बोलता है जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो वो भरोसा करने लायक नहीं, आप उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, होता क्या है ना, देखिए कोई कभी कभी ऐसा होता है, कोई त्यौहार होता है, तो उसमें अक्सर डेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। गांव में अक्सर हो जाता है कि जब डेट्स की प्रॉब्लम होती है तो पंडित जी आते हैं। खैर हमारे घरों में तो होता है कि पंडित जी आएंगे और बता देंगे कि भाई, मान लेते कोई डेट ले लेते हैं कि आज 15 है, तो 15 और 14 दो डेट्स में कन्फ्यूजन है कि त्यौहार किस डेट को है, 15 को है या 14 को। तो पंडित जी आके बोलेंगे भाई 14 तारीख को ना ये त्यौहार पड़ रहा है। तो यहाँ पे पंडित जी क्या है, उनको नॉलेज है ना कि पंचांग को कैसे देखना है, कैसे चीज़ें देखनी है, तो उनकी उनकी ट्रेनिंग है। तो वो जब बोलेंगे तो वो एक अपता होंगे, ठीक है। तो उनका जो बोला गया सेंटेंस होगा वो अपता वाक्य होगा। मतलब जो ये 14 तारीख को डेट बताएं कि भाई हाँ 14 को त्यौहार है, तो वो उनका अपता वाक्य, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो ट्रस्टवर्दी पर्सन है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट अर्थापत्ति, मतलब जो आपका नेक्स्ट प्रमाण है वो है अर्थापत्ति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लीकेशंस या प्रिजम्पशंस। ज़्यादातर इम्प्लीकेशंस के नाम पे लिख के आ जाएगा, या फिर अर्थापत्ति नाम से प्रिजम्पशंस भी याद करने की जरूरत है, क्योंकि प्रिजम्पशंस के नाम से भी आ सकता है। अर्थापत्ति रिकॉग्नाइजेज नॉट ऑल इन्फॉर्मेशन इज इमीडिएटली एसेसिबल, ठीक है। मतलब ये क्या कहता है कि सभी इंफॉर्मेशन ना इमीडिएटली नहीं एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, कुछ सब प्रिजम्पशंस होंगी, ठीक है। इसमें गेस वर्क चलता है, गेस वर्क होगा, ठीक। मतलब कुछ चीज़ें आपको पता है, अब जो आपको नॉलेज लगाना है वो गेस वर्क हो जाएगा, ठीक है। इट सपोजेज ए फैक्ट इन ऑर्डर टू सपोर्ट ए वेल स्टैब्लिश्ड फैक्ट। देखिए एक वेल स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, उसको सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आप ना एक फैक्ट आप सपोज कर लेंगे, ठीक। तो ये होता है अर्थापत्ति। और इस वजह से देखिए यहाँ पे गेस वर्क चलता है, सपोजिशन चलता है, तो इसलिए ना कुछ स्कॉलर्स इसको कंसिस्ट नहीं करते हैं कि एज ए मतलब बहुत अच्छा सोर्स है नॉलेज का, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, कुमार इज अलाइव। कुमार एक इंसान है, हमारे कोई लड़का है या फिर आदमी है, कुमार इज अलाइव एंड ही इज नॉट प्रेजेंट इन द कुमार इज अलाइव एंड ही इज नॉट प्रेजेंट इन हिज हाउस, ठीक है। कुमार कोई आदमी है, वो जिंदा है, पहली कंडीशन ये है कि जिंदा है, और दूसरी कंडीशन ये है कि भाई वो घर में नहीं है। तो अब घर में नहीं है, जिंदा है, तो मतलब क्या हुआ, आप सपोज कर लीजिए कि दैट ही इज इलसेवेयर, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो ये अर्थापत्ति बताता है कि आपको ये फैक्ट ना सपोर्ट करने के लिए आपने ये प्रिज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, इफ कुमार इज फैट एंड डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, ये फैक्ट हो गया आपका। कुमार फैट है, मोटा भी है और दिन में खाना ही नहीं खाता, तो भाई मोटा कैसे होगा। तो एक ही ऑप्शन हो सकता है, दबा के खाता होगा और रात में खाता होगा। वी प्रिज्यूम दैट ही मस्ट बी ईटिंग ड्यूरिंग नाइट। अगर डे में नहीं खा रहा है भाई तो रात में खा रहा होगा, तभी तो मोटा है। तो ये क्या हो गया, सपोज कर रहे हैं आप, इस फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए दूसरा फैक्ट आप सपोज कर रहे हैं, आप मान ले रहे हैं कि दूसरी चीजें होंगी। तो यहाँ पे गेस वर्क चलता है, ठीक है, सिंपल है एकदम। सो द नेक्स्ट वन इज अनुपलब्धि। सो द नेक्स्ट प्रमाण इज अनुपलब्धि। अब इसके अंदर होगा क्या कि भाई देखो अभी तक होता क्या है ना, पॉजिटिव फैक्ट्स हम अप्रीहेंड कर रहे हैं थ्रू पॉजिटिव सोर्सेस, ठीक है, बट निगेटिव फैक्ट्स आर अप्रीहेंडेड थ्रू नॉन अप्रीहेंशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनुपलब्धि को नॉन अप्रीहेंशन। अनुपलब्धि मतलब जो उपलब्धि ना हो, अनुपलब्धि मतलब अनु मीन्स नहीं, ठीक। उपलब्धि मीन्स क्या होता है, आपने वो चीज अवेलेबल नहीं है एक तरीके से, ठीक है। तो अनुपलब्धि मीन्स उसका प्रेजेंस वहां पे ना हो, ठीक। अनुपलब्धि इज द इमीडिएट नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब देखिए नॉन एग्जिस्टेंस की बात होगी, उससे नॉलेज निकलेगा। नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नॉलेज, ठीक है। देखिए अब नॉलेज जो भी निकलेगा नॉन एग्जिस्टेंस की वजह से, वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं,
नाउ देर इज नो जार इन द ग्राउंड, तो इसका मतलब क्या है, जार नहीं है, अब जार नहीं है, मेन चीज ये है अब जार नहीं है। अब उसके नॉन एग्जिस्टेंस से हमको क्या पता चला, इसका मतलब कि पहले था ना जार। फिर से बताता हूं, नाउ देर इज नो जार इन द ग्राउंड, मतलब कि जार अब ग्राउंड में नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जार पहले था ग्राउंड में। ठीक, सिंपल है। तो इसके नॉन एग्जिस्टेंस की वजह से हम एक नॉलेज निकालते हैं। ठीक है, तो वो जो नॉलेज होगा वो अनुपलब्धि प्रमाण के अंदर आएगा, नॉन अप्रीहेंशन प्रमाण के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहां से आपको खत्म होती है सारी जो प्रमाण्स हैं वो सब खत्म होती हैं। तो अब मूव करते हैं स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी में। कई सारे स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी के, कई सारे थॉट प्रोसेस, मतलब थॉट प्रोसेस होते हैं इंडियन फिलोसफी के, तो उसके बारे में देखते हैं क्या। 9 इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम्स हैं जिसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में। पहला होता है ऑर्थोडॉक्स या फिर आस्तिक, इसको थीस्टिक भी बोलते हैं। दूसरा होगा अनऑर्थोडॉक्स या फिर हेट्रोडॉक्स या फिर नास्तिक। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल है ये। ऑर्थोडॉक्स या वो जो होंगे वो ट्रेडिशनल होंगे, अनऑर्थोडॉक्स या हेट्रोडॉक्स जो होंगे वो ट्रेडिशनल नहीं होंगे। ठीक है, वो थोड़ा ट्रेडिशन से हट चुके हैं। अब देखते हैं पहले ऑर्थोडॉक्स में क्या क्या है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये क्या कहेंगे कि भैया जो अथॉरिटी है वेदास की वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि वेदास जो एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, वेदा की अथॉरिटी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहीं अगर अनऑर्थोडॉक्स की बात करें कि डोंट अप्रूव द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये वेदास से हट चुके हैं बाहर, ये कह रहे हैं कि हम वेदास की जो अथॉरिटी हम उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं, हम इनसे बाहर की बात करेंगे। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स से देखते हैं। ऑर्थोडॉक्स 6 टाइप्स के हैं। पहला है न्याय फिलोसफी, दूसरा है वैशेषिका, तीसरा है मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा। ठीक है, ये याद रखना, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, मीमांसा या तो पूर्व मीमांसा। अगर पूर्व मीमांसा लिख के आए मतलब मीमांसा की बात करें, मीमांसा की बात करें मतलब पूर्व मीमांसा लिखें। 4th वन इज द सांख्या फिलोसफी एंड द 5th वन इज योगा फिलोसफी। 6th वन इज द वेदांता या फिर उत्तर मीमांसा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेदांता जो है ना उसको उत्तर मीमांसा भी लिखते हैं। ठीक है, तो कहीं अगर उत्तर मीमांसा अगर लिखा हो तो इसका मतलब वेदांता की बात की जा रही है, या फिर वेदांता लिखा हो तो वहां पे हम उत्तर मीमांसा की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि यहाँ पे मीमांसा लिखा है, यहाँ उत्तर मीमांसा लिखा है, पूर्व मीमांसा, इससे कंफ्यूजन में आपको नहीं आना, क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स की अगर बात करें तो अनऑर्थोडॉक्स में 3 तरीके के आते हैं। पहला है बुद्धिज्म, दूसरा है जैनिज्म, चारवाक, थर्ड वन। चारवाक क्या है, मटेरियलिज्म, ये मटेरियलिज्म को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में हमको पढ़ना नहीं है कि ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये हमको जानना नहीं है। देखिए क्योंकि हम फिलॉसफी यहाँ पढ़ने नहीं बैठ गए हैं, हमको ऊपर ऊपर की थोड़ी बहुत नॉलेज लेना, डीप नॉलेज में बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, और पूछता भी नहीं है, और हमारे सिलेबस में है भी नहीं। तो जितना भी सिलेबस में है एक्चुअली सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर जाके पूछता है, तो जो भी ऊपर जाके पूछता है सारी चीज़ें आपकी स्लाइड्स में इस वीडियो में कंप्लीट की गई हैं। तो इससे ज़्यादा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जितना भी है उसमें एक भी चीज़ छोड़िएगा भी नहीं, सारी चीज़ें दिमाग में आपके होने चाहिए। एग्ज़ाम जिस भी दिन देने आप जाएंगे तो उस दिन ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 6 टाइप्स हो गए, ऑर्थोडॉक्स, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा जिसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, सांख्या, योगा फिलोसफी, वेदांता या फिर उत्तर मीमांसा। अनऑर्थोडॉक्स में हो जाएगा बुद्धिस्ट, जैनिज्म, चारवाक। ठीक है, ये स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफीज हैं। देखिए अब टेबल बनाते हैं, टेबल ऑफ 7 दर्शन। यहाँ 7 दर्शन का मतलब, 7 दर्शन का सीधा सा मतलब होता है जो वेदास की अथॉरिटी पे मानते हैं एक तरीके से। ठीक है, वेदास से रिलेटेड हो, तो यही 6 हैं जो मानते हैं, इसलिए इस टेबल को 7 दर्शन का टेबल बोल गया। न्याय स्कूल है, उसको ऑथर कौन है, गौतम ऋषि, और बुक कौन सी है, न्याय सूत्र। ठीक है, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, डायरेक्टली बोल देता है, लिस्ट दे देगा, लिस्ट 1 स्कूल्स के नाम दे देगा, लिस्ट 2 दे देगा ऑथर के नाम। अब मैच कराना है तो ठीक है, तो ये लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा। न्याय फिलोसफी को किसने मतलब फाउंडर कौन है, गौतम ऋषि, इन्होंने बुक लिखी थी न्याय सूत्र। इससे जो मेन बुक है न्याय फिलोसफी की वो न्याय सूत्र है। वैशेषिका इज द नेक्स्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड द फाउंडर इज कन्नड़ ऋषि। ठीक है, द मेन बुक ऑफ द दिस फिलोसफी इज वैशेषिका सूत्र। द थर्ड वन इज सांख्या, फाउंडर इज कपिल मुनि एंड द मेन बुक इज सांख्या सूत्र योग। फोर्थ वन इज द योगा एंड द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल इज महर्षि पतंजलि एंड मेन बुक इज योग सूत्र। फिफ्थ वन इज मीमांसा पूर्व या फिर पूर्व मीमांसा एंड द फाउंडर इज जैमिनी ऋषि एंड
मेन बुक इज पूर्व मीमांसा सूत्र। सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज वेदांता उत्तर मीमांसा। ऑथर इज महर्षि व्यास एंड द मेन बुक रिलेटेड टू दिस स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज उत्तर मीमांसा सूत्र। कुछ चीज़ें और भी हैं जो एक्स्ट्रा हैं, वो आपको याद रखने की जरूरत है। पहली चीज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, ये आपको याद रखना, वैसे याद भी होगा। चारवाका, चारवाका को लोकायता भी बोलते हैं, लोकायत। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे वो थे ऋषि बृहस्पति। जैनिज्म में आपको एक चीज ध्यान देना है, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है इसमें गलत हो, अगर जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसका जो फाउंडर है ना, मतलब जैनिज्म में कंसीडर किया जाता है 24th तीर्थंकर बोलते हैं यहाँ पे, 24 तीर्थंकर हुए हैं आज तक, तीर्थंकर। अब जो तीर्थंकर, जो सबसे पहले तीर्थंकर हैं, उनका नाम है ऋषभदेव। इनको बोला जाता है, अगर कभी बोला लिखा जाएगा कि जैनिज्म के फाउंडर कौन है, तो वो बोला जाएगा फर्स्ट तीर्थंकर का नाम लिया जाएगा, उनका नाम होगा ऋषभदेव। लेकिन जो लेटेस्ट में जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ये जैनिज्म, वो हैं 24 तीर्थंकर, उनका नाम है महावीर स्वामी। ठीक है, तो मुझे लगा ये थोड़ा सा ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी पता चल जाएगी इससे। अब क्वेश्चन अगर महावीर स्वामी लिख के आ रहा है और ऋषभदेव नहीं लिखा है तो आप चले जाइए महावीर स्वामी के साथ। लेकिन अगर ऋषभदेव और महावीर स्वामी दोनों लिखा है तो फाउंडर में ऋषभदेव जाएंगे, 24 तीर्थंकर और या फिर लेटेस्ट तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी। ठीक है, देखिए एक नव्य न्याय मतलब न्यू न्याय, ये आया था 13th सेंचुरी में स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे है 7 दर्शन के अंदर न्याय, होता है ना, इवोल्यूशन होता रहता है। तो न्याय का इवोल्यूशन जब हुआ तो 13th सेंचुरी में आया नव्य न्याय नाम से। नव्य न्याय के जो फाउंडर हैं वो हैं गंगेश उपाध्याय। ठीक है, तो कई लोग इसमें जुड़े हैं, लेकिन जो फाउंडर माना जाता है गंगेश उपाध्याय के नाम से है। और मेन चीज ये कि ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डायरेक्टली बोल दिया गया कि नव्य न्याय से रिलेटेड कौन है, नाम दिए गए हैं, तो इसमें एक ऑप्शन था गंगेश उपाध्याय, जो कि करेक्ट आंसर था। ये भी बोल सकता है किस सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, फाउंडर कौन है, गंगेश उपाध्याय। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है सारी चीजें, जो भी इस वीडियो में होगा सब चीज आपको दिमाग में रखना है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, कट ऑफ के लिए बहुत सही है, तो याद कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार रिविजन करते रहिए, हो जाएगा। अब देखते हैं न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी। बात क्या हुई थी, सोर्स जो हो सकता है वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा स्कूल ऑफ फिलोसफी के ऊपर। कोई भी स्कूल ऑफ फिलोसफी है वो अपना बताएगा भैया अगर इस तरह से हम सोर्स में पहुंचे हैं, ठीक है, यह सोर्स हमारा ये है तो हम वैलिड मान रहे हैं, अदरवाइज हम इनवैलिड मान रहे हैं। ठीक है, इस तरह देखिए हम अभी तक क्या पढ़े हैं, प्रमाण कितने हैं, प्रमाण 6 हैं। ठीक है, 6 तरीके से प्रमाण हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम प्रूफ ला सकते हैं, या फिर नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। पहला क्या था, प्रत्यक्ष। दूसरा क्या है, अनुमान। तीसरा हो गया आपका शब्दा। चौथा हो गया उपमान। पांचवा हो गया अर्थापत्ति। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज द अनुपलब्धि। सिक्स्थ और द लास्ट वन इज द अनुपलब्धि। ठीक है, तो ये प्रमाण के तरीके हैं, मीन्स ऑफ प्रमाण से। ठीक है, अब देखिए जितने भी स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हमने पढ़े यहाँ पे 9 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हमने पढ़े, न्याय वैशेषिका, ये सब ना, सब जितने 6 प्रमाण थे सबको वैलिड नहीं मानते। कहते हैं कि भाई हम अगर ये सोर्स है तो हम वैलिड मानेंगे, अगर ये सोर्स है तो हम इनवैलिड मानेंगे उसको। तो यही एक लिस्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है कि न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी के अंतर्गत कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन से प्रमाण हैं जो उनको वैलिड माना गया है। ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। तो वैलिड सोर्स को क्या बोलते हैं, प्रमा। आप स्टार्टिंग स्लाइड्स में ही बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि प्रमा मतलब वैलिड नॉलेज। अप्रमा मीन्स इनवैलिड सोर्स या फिर इनवैलिड नॉलेज। तो वैलिड सोर्स क्या है, प्रमा। प्रमा के अंदर कौन कौन से आएंगे, न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी में 4 होंगे। सबसे पहला प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्दा। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो जब हम इसमें पढ़ रहे थे तो उसमें बार बार आ रहा था फर्स्ट सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, सेकंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, वो न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी के अंदर था। ठीक है, तो प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान और शब्द, इन चारों को माना जाता है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज इन न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी में। तो अकॉर्डिंग टू न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी ये 2 जो हैं
इनको इनवैलिड माना जाता है। अगर इन दो प्रमाण के थ्रू अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं तो न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी कहेगा भैया हम इस नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो इसका मतलब क्या होगा, अनुपलब्धि एंड अर्थापत्ति के थ्रू जो नॉलेज होगा वो इनवैलिड होगा। ठीक है। तो इसी तरह बुद्धिस्ट एंड वैशेषिका कंसीडर प्रत्यक्षा एंड अनुमान एज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। योगा, सांख्या और जैनिज्म की बात करें तो योगा प्रत्यक्षा, अनुमान एंड शब्दा को मानता है कि ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। चारवाक की अगर बात करें तो वो प्रत्यक्षा को मानता है, केवल प्रत्यक्षा को मानता है कि वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। मीमांसा एंड वेदांता कंसिडर, मतलब मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा और वेदांत मतलब उत्तर मीमांसा, कंसिडर ऑल टाइप्स ऑफ प्रमाण एज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। कोई भी प्रमाण होंगे 6 के 6, किसी के थ्रू भी आप नॉलेज गेन कर लें वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होगा, मीमांसा और वेदांता ऐसा कहते हैं। प्रत्यक्षा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हो सकता है क्वेश्चंस में आ जाए तो मैं सोचा इसको लिख दूं। प्रत्यक्षा इज कंसिडर्ड एज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बाय ऑल स्कूल्स, मतलब जितने भी 9 इंडियन फिलोसफी हम देखें, स्कूल ऑफ फिलोसफी, इन सब के अकॉर्डिंग ना प्रत्यक्षा जो भी है ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज ही होगा। मतलब जो आपकी आंखों के सामने है वो तो वैलिड है ही है ना, तो कोई भी स्कूल ऑफ फिलोसफी इसको रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है। सो चलते हैं अनुमान के क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया अनुमान को। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ व्याप्ति, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन। व्याप्ति बताऊंगा क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से 2 तरीके के होते हैं अनुमान, एक होता है स्वार्था, एक होता है परार्था। स्वार्था की अगर बात होगी ना तो क्या, अपने बारे में सोचना, इस स्वार्था का मतलब अपने बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना। डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो स्वार्था होता है या परार्था होता है। तो ठीक है, तो स्वार्था तब होगा जब आप अपने बारे में ही सोचें, मतलब स्वार्थ मतलब होता है ना, स्वार्थी है। जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो वो होता है स्वार्था। परार्था क्या होता है, इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से पढ़िएगा, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में सोचना। लेकिन इसमें ये लाइन ना इंपॉर्टेंट होगी, दूसरों को कन्विंस करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ उनके लिए कर रहे हैं, दूसरों को कन्विंस करने के लिए, कन्विंस करने के लिए। ये लाइन ना आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, क्वेश्चंस यही पूछते हैं और कुछ पूछेगा भी नहीं इसमें कि अपने बारे में सोचना स्वार्था एक परार्था, या फिर इसमें कुछ नहीं है, या फिर दोनों है। ठीक है, तो हो जाएगा स्वार्था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। परार्था क्या है, दूसरों के बारे में सोचना। यहां तक हो सकता है 2 लाइन में सेम हो, 2 ऑप्शंस में, लेकिन ये दूसरों को कन्विंस करने के लिए, एक में लिखा हो एक में ना लिखा हो, या फिर अपने आप को कन्विंस करने के लिए, या फिर कुछ भी बना दे, घुमा दे इसको। तो आपको ये लाइन पे भी गौर करना है कि दूसरों को कन्विंस करने के लिए जब दूसरों को बारे में सोचा जाता है तब भी परार्था होगा। ठीक है, तो ये चीज या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जैसे भी। सो द नेचर ऑफ व्याप्ति, नेचर ऑफ व्याप्ति के अगर बेस पे देखें अनुमान कितने होते हैं तो 3 तरीके के होते हैं, पूर्वावत, शेषावत एंड सामान्य तो दृष्टा। ठीक है, 3 तरीके के होते हैं। तो देखते हैं ये क्या क्या हैं, के बारे में समझते हैं थोड़ा। अब देखिए, ये जो नेचर ऑफ व्याप्ति है ना, इसके जो 3 कैटेगरी, वो मतलब 3 टाइप से, पूर्वावत, शेषावत और सामान्यतः दृष्टा, ये डिवाइड किया गया है गौतम के द्वारा, डिवाइडेड बाय गौतम, वही न्याय फिलॉसफी वाले। ठीक है, तो पूर्वावत में क्या होगा, लिख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या फिर लिख लीजिए कॉपी में। पहले कॉज देन इफेक्ट। पूर्वावत में क्या होगा, पहले कॉज आएगा देन इफेक्ट आएगा। ठीक है, अनुमान क्या है, अब अनुमान में क्या होता है, अनुमान लगाते हैं ना, कॉज देखते हैं उसके अकॉर्डिंग अनुमान लगाते हैं कि अगर बादल दिख रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि बारिश होगी, तो पहले कॉज आपके सामने आया कि बादल हैं। इफेक्ट उसका क्या होता है, रेनिंग, तो मतलब बारिश होना इफेक्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पूर्वावत की बात हो रही है।
ठीक। द नेक्स्ट वन इज शेषावत। शेषावत, ठीक है। तो शेषावत में क्या है, उल्टा हो जाएगा, पहले इफेक्ट देन कॉज, पहले इफेक्ट आएगा देन कॉज आएगा। अब ये देखिए उल्टा कैसे हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, आप रोड से जा रहे हैं, अब किसी को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में पड़ा हुआ है और उसके हाथ पैर टूट गए हैं या फिर ब्लडिंग आ रही है, तो एक आप क्या, आपको ये इफेक्ट दिखाना, वो इफेक्ट किसका हो सकता है, काज का। काज क्या है, एक्सीडेंट, ठीक है। आप क्या देखें, पहले इफेक्ट आप देखें कि उसके हाथ पैर टूट चुके हैं, ब्लडिंग आ रही है, फिर जो भी उसकी कंडीशन है, आप वो देखते हैं रोड पे पड़ा हुआ है। अब देखते हैं, अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या है, काज है ना, इफेक्ट क्या था। अब एक्सीडेंट होगा तो उसको चोटें आएंगी, तो चोटें जब देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि भैया इसको एक्सीडेंट हुआ है। तो ये हो गया शेषावत। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बच्चा है उसके गाल में ना एक तगड़ा सा मतलब कोई चपाट लगा दिया, वो घर से बाहर जाता है रोता रोता है, या फिर जो भी कंडीशन है बाहर, उसके गाल में ना हाथ के निशान बने हुए हैं। आप उसका गाल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि उसके हाथ का निशान बना हो, किसी के हाथ का निशान बना हो और गाल पूरा रेड हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है, ये आप इफेक्ट देख रहे हैं कि वो पिट चुका है। अब वो इफेक्ट क्या है, पिटने का, किसी ने इसको थप्पड़ लगाया वो भी बहुत तेजी से, तो वो क्या, आपने इफेक्ट देख लिया कि भाई साहब का गाल तो लाल है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉज बहुत जबरदस्त मिला होगा उनके गाल पे, तो कॉज क्या हुआ, थप्पड़ लगा है। सामान्यतो दृष्टा, ठीक है। सामान्यतो दृष्टा में क्या होता है, जो जैसा है वैसा ही देखना, ठीक है। जो जैसा है वैसा ही देखना, ठीक है। मतलब देखिए तीनों चीज को देख लीजिए, पूर्वावत में पहले काज आएगा देन इफेक्ट। पूर्वावत मतलब पूर्व मीन्स पहले, शेषावत मीन्स बाद में, मतलब पहले इफेक्ट देन कॉज। सामान्यतः मतलब जिस तरह से भी कोई चीज देख रही है उसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस वैसा ही है वो, ठीक है। जैसा है वैसा ही देखिए, वो इसको ऐसे ही समझ लीजिए, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो हो जाएगा सामान्यतो दृष्टा के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन इंडक्शन, ठीक है। देखिए इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो नेचर ऑफ व्याप्ति के अकॉर्डिंग या तो फिर साइकोलॉजिकल इंडक्शन, लिखता नहीं है इनने साइकोलॉजिकल, यही पूछता है स्वार्था क्या होगा, प्रवृत्ता क्या होगा, पूर्वावत शेषावत का, और सामान्यतो दृष्टा का कभी कभी क्वेश्चन आता है, मोस्टली पूर्वावत या शेषावत का आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, एक सेकेंड, केवलन वाई बेस्ड ऑन इंडक्शन की अगर बात करें तो होगा केवलन वाई। सेकंड वन इज केवलन व्यतिरेकी। नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन जब 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में, मुंह से निकलने लगेगा, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। थर्ड वन इज अन्वय व्यतिरेकी, ठीक है। फिर से बोलता हूं, फर्स्ट वन इज केवलन व्ययी, दूसरा है केवलन व्यतिरेकी, थर्ड वन इज अन्वय व्यतिरेकी। अब ये होता क्या है, देखिए मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में अगर पॉजिटिव रिलेशन हो, बस आप इतना समझ लीजिए और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, लिख लीजिए, बस बात खत्म। केवलन वाई की बात होगी, मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो वो हो जाएगा केवलन वाई। यही अगर मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में निगेटिव रिलेशन है तो ये हो जाएगा केवलन व्यतिरेकी। एंड द थर्ड वन इज अन्वय व्यतिरेकी। बोथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रिलेशन बनेंगे, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों रिलेशन होंगे मिडिल टर्म यानी कि हेतु के बीच में और मेजर टर्म के बीच में। मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों है तो अन्वय व्यतिरेकी, निगेटिव केवल रिलेशन बनता है तो केवलन व्यतिरेकी, पॉजिटिव रिलेशन बनता है तो केवलन वही, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो मूव करते हैं नेक्स्ट वन में, स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान के, अनुमान इज मेड अप ऑफ 3 टर्म्स हैं। पहला है साध्या, दूसरा है पक्षा, तीसरा है हेतु या फिर लिंगा, ठीक है। साध्या क्या होता है, मेजर टर्म, पक्षा होता है माइनर टर्म, हेतु मतलब मिडिल टर्म। अभी तक जो आपने वेस्टर्न फिलोसफी, जो अभी पिछली वीडियोस में हम बात किए हैं वो कि मिडिल टर्म क्या होता है, वेस्टर्न वो माइनर टर्म क्या होता है, वो वेस्टर्न फिलोसफी के अकॉर्डिंग था ना। तो वेस्टर्न फिलोसफी में जो भी बात हुई
कि भाई ये मेजर टर्म होगा, माइनर टर्म होगा, वही मिडिल टर्म होगा, वही सेम है, बस नाम चेंज हो गया, वो इंडियनाइज्ड हो गया, मतलब संस्कृत वर्ड आ गया। ठीक है, मेजर टर्म क्वेश्चन पूछते हैं कि साध्या क्या है इस लाइन में, मतलब कोई आपको आर्गुमेंट दे दिया, बोलिए साध्या क्या है, या फिर यही पूछ लिया कि मिडिल टर्म है, माइनर टर्म है, या फिर कुछ और है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि जैसे ये दे दिया, इसमें बोला साध्या क्या है, पक्षा क्या है, इसमें हेतु क्या है, लिंगा क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साध्या मतलब मेजर टर्म, पक्ष मीन्स माइनर टर्म, हेतु या लिंगा मीन्स माइनर मिडिल टर्म, सॉरी। सो देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू क्या है साध्या। हमको पता तो है कि मिडिल टर्म मेजर टर्म कैसे निकालते हैं। याद करिए मेजर टर्म और माइनर टर्म कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जाएंगे कंक्लूजन में, तो इसमें P1 P2 P3 में कंक्लूजन ये, सॉरी सी कंक्लूजन ये है, 20 से डिवाइड करना होता है, जो प्रेडिकेट होगा वो आपका बनेगा मेजर टर्म। तो मेजर टर्म हो गया लॉयल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, साध्या क्या है, मेजर टर्म। तो साध्या अगर मेजर टर्म हो तो मेजर टर्म क्या निकल के आया, लॉयल। तो साध्या हो गया इस एग्जाम्पल में लॉयल। दूसरा होता है पक्षा निकालना। माइनर टर्म क्या होगा, माइनर होगा जो सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन होगा, मतलब डॉग्स, सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन इज डॉग्स। तो यहां पे माइनर टर्म क्या होगा, पक्षा, पक्षा हो गया आपका डॉग्स। ठीक है, द थर्ड वन इज हेतु और लिंगा। तो हेतु और लिंगा है मिडिल टर्म। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि मिडिल टर्म क्या होता है। मिडिल टर्म का अगर आप लोगों को भूले ना हो तो मिडिल टर्म होता है कि P1 और P2 यानी कि दोनों प्रीमाइसेस में होना चाहिए, लेकिन कंक्लूजन में नहीं होना चाहिए। तो दोनों प्रीमाइसेस में क्या है, एनिमल्स P1 में भी है, P2 में भी है, लेकिन कंक्लूजन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया एनिमल्स। ठीक, अब मिडिल टर्म को क्या बोलते हैं, हेतु या फिर लिंगा। जब हेतु या लिंगा को बोलेंगे मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म हो गया एनिमल्स, तो हेतु हो जाएगा आपका एनिमल्स। इतना ईजी है, ये क्वेश्चन पूछ के आपको 2 नंबर पकड़ा देगा कि भैया जाओ ऐस करो, JRF निकालो, पैसा कमाओ, रिसर्च करो, कुछ देश का नाम रोशन करो, मतलब कुछ करो बे। ठीक है, सो इजी है। सीक्वेंस देखते हैं, ये भी क्वेश्चंस में देखिए, जो भी मैं बार बार कह रहा हूँ, ये भी क्वेश्चंस में आता है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, कुछ कम इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इजी से इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लीजिए। नहीं समझ में आ दोबारा वीडियो देखिए, तिबारा वीडियो देखिए, दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, जो भी संस्कृत वर्ड है सब दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद ना सब चीज धीरे धीरे ईजी लगने लगे। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इंडियन लॉजिक का जाइए, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आपको क्वेश्चन जब सही होने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं करेक्ट सीक्वेंस क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन अनुमान। सबसे पहला जो चीज आएगी प्रतिजना, उसको बोलते हैं प्रपोजिशंस। आपको दोनों तरीके से याद रखना है। ठीक है, कि प्रतिजना प्रपोजिशन है, हिंदी संस्कृत इंग्लिश जो भी वर्ड लिखा हो सब तरीके से। दूसरा होता है हेतु। हेतु क्या होता है, ग्राउंड होता है, रीजन होता है, मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म। ठीक है, थर्ड जो होगा उदाहरण। अच्छा, इसमें ये भी पूछ लेता है करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो आपको सीक्वेंस में याद करना, ये भी नहीं, 5 वर्ड हैं, आपको 5 वर्ड याद रखने हैं। प्रतिजना होगा, दूसरा होगा हेतु, तीसरा होगा उदाहरण। उदाहरण मतलब इलस्ट्रेशन, उदाहरण तो मतलब समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल। ठीक है, उपनया, फोर्थ वन इज उपनया, एंड उपनया मीन्स अप्लीकेशन, मतलब कोई भी चीज है उसका अप्लीकेशन क्या किया जा सकता है, अप्लीकेशन क्या हो सकते हैं उसके। ठीक है, एंड द फिफ्थ वन इज निगमन। निगमन मीन्स कंक्लूजन। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, डायरेक्टली क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बता रहा हूं, डायरेक्टली ये पूछ लिया था कि निगमन का मतलब क्या होता है। अब बताइए, अगर आपने केवल इंग्लिश में याद कर लिया या फिर केवल संस्कृत में याद कर लिया तो गए नंबर आपका। निगमन का मतलब होता है कंक्लूजन, बस वही दिया था कि प्रोपोजिशन होगा, एप्लीकेशन होगा, उदाहरण होगा, या फिर जो भी निगमन का मतलब कंक्लूजन। एक ऑप्शन में लिखा था कंक्लूजन, बस कंक्लूजन में टिक मारी, 2 नंबर लीजिए, JRF खत्म, टाटा बाय बाय। एग्जाम्पल लिखते हैं, द हिल हैज फायर, प्रतिजना। ये प्रोपोजिशन होगा, हिल हैज फायर, प्रतिजना। बिकॉज इट हैज स्मोक, हेतु क्या करता है, रीजन देता है ना, तो स्मोक है, ये रीजन है, तो ये बन जाएगा, मिडिल टर्म भी आपका बनेगा। ठीक है, वॉट एवर हैज स्मोक हैज फायर, एग्जाम्पल ओवन। ओवन में क्या होगा, जो भी फायर होगा, जहां भी फायर होगा वहां स्मोक होगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, उदाहरण हो गया। द हिल है, देखिए उपनया क्या है, एप्लीकेशन, द हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर। ठीक है, निगमन क्या है, कंक्लूजन, देयरफॉर दिस हिल हैज फायर। तो यहाँ आप कंक्लूजन में पहुंच गए कि हाँ ठीक है भाई, हिल में फायर है, आग लग गई है, और आपके सीने में भी लगनी चाहिए।
अरे भाई यार मसला थोड़ी ना है, बस मेहनत करिए, खड़ाक से निकालिए। सो व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशन। द वर्ड व्याप्ति मीन्स द स्टेट ऑफ परवेजन। इट इम्प्लाइज ए कोरिलेशन बिटवीन टू फैक्ट, दो फैक्ट्स के बीच में रिलेशन है। कैसा रिलेशन? वन इज परवेडेड, ठीक है, एक परवेड होगा, दूसरा परवेड करेगा। जो परवेड होगा उसको बोलेंगे व्याप्या, जो परवेड करेगा उसको बोलेंगे व्यापक, ठीक है। ए फैक्ट इज सेड टू परवेड अनदर व्हेन इट ऑलवेज accompanies द अदर, ठीक है। ए फैक्ट इज सेड टू बी परवेडेड बाय अनदर व्हेन इट इज accompanied बाय द अदर, ठीक है। टेक्निकल है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं सिंपल टर्म से समझाऊंगा, तो आते हैं सिंपल में, लगाते हैं कुछ जुगाड़। देखो ये लाइन याद रखिए, द व्याप्ति इज ए रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड द मेजर टर्म। अभी भी नहीं समझ में आया, अभी बताता हूं। मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म के बीच में रिलेशन है, इनवेरिएबल कॉम्पिटेंस रिलेशन होता है। रिलेशन कैसे होना चाहिए? इनवेरिएबल, मतलब जो चेंज ना हो रहा सिचुएशन से सिचुएशन वाइज, हर सिचुएशन में सेम हो रहा हो। मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में रिलेशन है तो व्याप्ति है, व्याप्ति होगा, ठीक है। क्या याद करना है? मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म के बीच में रिलेशन है तो व्याप्ति होगा। भूल जाओ इतना टेक्निकल चीज, मैं इसीलिए तो बोलता हूँ सब कुछ क्लियर करूंगा, वो भी एकदम आसान भाषा में, ठीक है। मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में रिलेशन है तो व्याप्ति होगा, सिंपल। अब एक चीज और बताता हूं, मिडिल क्या है? हेतु। अभी पढ़े हैं कि मिडिल टर्म क्या है? हेतु। मेजर टर्म क्या है? साध्या। चाहे इस तरह लिख लो कि मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में रिलेशन है तो व्याप्ति होगा, चाहे इस तरह बोल लो कि हेतु और साध्या, या हेतु और मेजर टर्म, या फिर मिडिल टर्म और साध्या, किसी भी तरीके से हेतु और मेजर टर्म के बीच में रिलेशन है तो व्याप्ति होगा, ठीक है। तो रिलेशन ना हो तो वो भी देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, ठीक है। तो दूसरा होगा लिखते हैं हेतु, एक सेकंड, हेतु और मेजर टर्म के बीच में रिलेशंस होने का आभास है, होने का आभास है, लेकिन बट रिलेशन है नहीं, मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। रिलेशन है नहीं, मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है ना इनवेरिएबल, मतलब जो चेंज ना हो रहा हो, इस तरह के रिलेशन की बात हो रही है। कंडीशन बाय कंडीशन चेंज ना हो रहा। हेतु और मेजर टर्म के बीच में रिलेशन होने का आभास है। आपको लग तो रहा है कि हेतु और मेजर टर्म के बीच में रिलेशन है, उसका आभास भी हो रहा है कि भैया है, लेकिन इन एक्चुअल सिचुएशन रिलेशन है ही नहीं। वहां पे जब आप देखते हैं, गौर करते हैं तो रिलेशन नहीं है, मतलब रिलेशन का बस आभास हो रहा है, एक्चुअल में नहीं है। तो जब आभास हो रहा है, तो जब हेतु और मेजर टर्म के बीच में आभास होगा तो हो जाएगा हेत्वाभास, ठीक है। तो जब हेत्वाभास हो गया तो आइए फिर पढ़ते हैं हेत्वाभास क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज हेत्वाभास, एंशिएंट इंडियन फैलेसी सिस्टम। देखिए अभी पिछली वीडियो में मैं पढ़ाया हूँ फैलेसीज क्या होती है, 20 फैलेसीज हैं, सब अगर नहीं देखो तो प्लीज उसको देखो, बहुत मजेदार वीडियो बनाया हूँ। हियर मिडिल टर्म हेतु, हेतु अपीयर्स टू बी अ रीजन बट इज नॉट अ वैलिड रीजन। मतलब देखो हेतु रीजन तो दिखेगा कि हाँ भाई रीजन दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो वैलिड रीजन नहीं होगा। जब वैलिड रीजन नहीं होगा तो वहां पे हेत्वाभास होगा। देखिए वैलिड रीजन का मतलब क्या होता है? वैलिड मिडिल टर्म, मिडिल मतलब हेतु ना, तो वैलिड हेतु का मतलब क्या होगा? 5 फीचर्स हैं वैलिड होने के। पहला है पक्ष धर्मता, दूसरा है सपक्ष सत्व, तीसरा है विपक्ष असत्व, चौथा है अबाधित, पांचवा है अविरुद्ध। पूरी संस्कृत यहीं पे पढ़ा दूंगा, लेक्चरर बन जाओगे संस्कृत के, छोड़ो किसी और सब्जेक्ट में, संस्कृत पढ़ो। पक्ष धर्मता, मजाक कर रहा हूँ, पक्ष धर्मता, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म, ठीक है। इट मतलब वैलिड मिडिल टर्म, ठीक है।
जहाँ जहाँ इट लिखा है मतलब मिडिल टर्म या हेतु। हेतु मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म। अगर माइनर टर्म में हेतु प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा पक्षधर्मता, वो फीचर होने चाहिए थे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हिल। अगर पुराने वाले एग्जाम्पल की बात करें, कहाँ गया, हिल हैज फायर, निगमन हमारा क्या आया था, हिल हैज फायर। अगर स्मोक है, देखिए यहाँ पे कंक्लूजन में क्या है, हिल क्या आया, मिडिल टर्म आया, फायर क्या आया, मेजर टर्म। तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख भी देता हूँ साइड में, मेजर टर्म यहाँ पे जो भी पूरे एग्जाम्पल लूँगा वो हो जाएगा आपका फायर। ठीक है, मिडिल टर्म होगा आपका हिल और हेतु होगा आपका स्मोक। अब ये आपका कॉन्टेक्स्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पक्षधर्मता फिर से स्टार्ट करते हैं। पक्षधर्मता इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म। माइनर टर्म में हेतु का प्रेजेंस होना चाहिए, जैसे स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हिल। उस एग्जाम्पल जो पुराना जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो स्मोक अगर प्रेजेंट है हिल में तो इसका मतलब वो पक्षधर्मता वाली फीचर को अब मतलब फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे पहला फीचर तो है। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है, सपक्ष सत्वा। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टेंसेस इन विच द मेजर टर्म इज प्रेजेंट। मतलब देखिए ऑल पॉजिटिव इंस्टेंसेस का मतलब कि जहां जहां मेजर टर्म की बात हो रही है ना, तो मेजर टर्म क्या है, फायर। तो जहां जहां भी फायर प्रेजेंट हो वहां पे स्मोक होना चाहिए, वो कहीं भी हो, अगर फायर है तो स्मोक होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो सपक्ष सत्वा वाली फीचर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसमें एग्जांपल का स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द किचन। किचन में अगर फायर है तो ठीक है, किचन में स्मोक ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सपक्ष सत्वा के अंदर आ जाएगा। द थर्ड वन इज विपक्ष असत्व। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल निगेटिव इंस्टेंसेस। ठीक है, सॉरी, इट मस्ट बी अब्सेंट इन ऑल निगेटिव इंस्टेंसेस। अभी क्या था, सपक्ष पस्तों प्रेजेंट होना चाहिए पॉजिटिव इंस्टेंसेस में। अब निगेटिव इंस्टेंस है तो वहां पे अब्सेंट भी होना चाहिए, द मेजर टर्म इज अब्सेंट। ठीक है, अगर मेजर टर्म अब्सेंट है तो मतलब अगर फायर अब्सेंट है तो स्मोक कहाँ से, तो अगर फायर टर्म नहीं हो तो वहां पे स्मोक भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो ठीक है, विपक्ष असत्वा भी फॉलो कर रहा है। बताऊंगा कि अगर फायर नहीं है तो स्मोक कैसे हो जाएगी, अभी जादू भी दिखाऊंगा मैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो द फोर्थ वन इज असाधिता, सॉरी अबाधिता। इट मस्ट बी नॉन इनकम्पेटिबल विद द मेजर टर्म। इतना बुद्धि लगाने की क्या जरूरत है, इट मस्ट बी कंपेटिबल विद द मेजर टर्म। देखिए नॉन इनकम्पेटिबल, नॉन कंपेटिबल, नॉन पहले लगा था, इन तो हो गया कंपेटिबल, मतलब क्या, इट मस्ट बी कंपेटिबल विद द मेजर टर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट मस्ट नॉट प्रूव द कूलनेस ऑफ द फायर। देखिए मेजर टर्म क्या है, फायर है, तो फायर क्या होगा, गर्म होगा ना, कूल नहीं होगा ना। तो कंपेटिबिलिटी किसके साथ बनेगी, हॉटनेस के साथ फायर की। ठीक है, तो इसमें कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि फायर की कूलनेस की बात की जा रही हो, फायर कैसे कूल हो जाएगा भाई, तो इनकम्पेटिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। मतलब मेजर टर्म के साथ कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा फीचर आता है तो वो हो जाएगा अबाधिता को फॉलो कर रहा है। द लास्ट एंड फिफ्थ वन इज अविरुद्ध। इट मस्ट बी क्वालिफाइड बाय द absence ऑफ काउंटरैक्टिंग रीजन्स विच लीड टू कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन। देखिए वहां पर ना हेतु का ना कंट्राडिक्टरी कंक्लूजन ना निकलने लगे। ठीक है, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल सब समझ में। द फैक्ट ऑफ बीइंग कास्ट शुड नॉट बी यूज्ड टू प्रूव द इटर्निटी ऑफ द साउंड। देखिए इटर्निटी मतलब क्या, जो कभी चीज खत्म ना हो। जो चीज खत्म नहीं होगी मतलब वो कभी चीज बनी भी नहीं होगी ना, इस तरह से बात करें तो। मतलब कोई चीज अगर हुई है तो उसको डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। अगर उसका कॉज अगर कोई चीज है बनने का तो उसको डिस्ट्रॉय भी होगा ना। तो अगर कोई चीज बनी है तो वो इटर्निटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो भाई यहाँ पे फैलेसी आ जाएगी, और कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अविरुद्ध वाली फीचर को फॉलो कर रहा है हेतु। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं, मोस्टली इसमें से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये पढ़ाया मतलब कि अगर ये फीचर को एक भी फीचर वायलेट हो गया ना, तो जो फीचर वायलेट हो जाएगा वही तरीके का हेत्वाभास हो जाएगा। ठीक है, तो ये फीचर अगर आपको समझ में आ गया तो हेत्वाभास तो चुटकी का खेल है, तब तो फिर आप तो खिलाड़ी हो। ठीक है, तो चलते हैं हेत्वाभास में। अब देखिए एबव फीचर्स आर वायलेटेड वी गेट फैलेसी। अगर कोई भी फीचर्स वायलेट हो गया तो हमको फैलेसी मिल जाएगा, मतलब हेत्वाभास हो जाएगा वहां पे। देयरफॉर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फैलेसीज।
5 फीचर्स थे, ठीक है, पक्ष धर्मता, सपक्ष सत्व, विपक्ष असत्व, अबाधित, अविरुद्ध। तो 5 फैलेसीज हो जाएंगी, 5 तरीके के अगर वायलेशन है तो 5 फैलेसीज हो जाएंगी। सबसे पहले आएगी असिद्ध, फैलेसी ऑफ अनप्रूव्ड मिडिल। इसमें होता क्या है, द मिडिल टर्म मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म, इफ इट इज नॉट इट इज अनप्रूव्ड, इट इज ऑफ 3 काइंड्स, ठीक है। असिद्ध में क्या होगा, देखिए पहला वाला देखिए क्या था, पक्ष धर्मता मस्ट प्रेजेंट इन द माइनर टर्म, हेतु को माइनर टर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर माइनर टर्म प्रेजेंट नहीं है तो वो असिद्धा हो जाएगा, असिद्धा फिलोसफी, सॉरी असिद्धा हेत्वाभास हो जाएगा। 3 तरीके के होते हैं, आश्रय असिद्धा, स्वरूप असिद्धा एंड व्याप्यत्व असिद्धा, ठीक है। 3 असिद्धा होते हैं, आश्रय असिद्धा, स्वरूप असिद्धा एंड व्याप्यत्व असिद्धा। बहुत संस्कृत पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। आश्रय असिद्धा, इफ माइनर टर्म इज अनरियल, देखिए माइनर टर्म में प्रेजेंट होना चाहिए मिडिल टर्म, अगर माइनर टर्म अनरियल हो गया तो मिडिल टर्म प्रेजेंट कैसे होगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आश्रय सिद्ध होगा, द मिडिल टर्म कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द। एग्जाम्पल लेते हैं, स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट, ठीक है, कह रहा है कि स्काई लोटस है ना वो फ्रेग्रेंट है, बिकॉज इट इज लोटस लाइक द लोटस ऑफ ए लेक। स्काई लोटस नाम की कोई चीज नहीं होती भाई, ठीक है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं स्काई लोटस नाम की। तो जब स्काई लोटस नाम की कोई चीज एग्जिस्टेंस नहीं है तो उसकी फ्रेग्रेंस कैसे आ सकती है। अब वो भी बोल रहा है लोटस ऑफ ए लेक की तरह, ठीक है। तो अनरियल है, स्काई लोटस अनरियल है, इसलिए वहां पे प्रेजेंस नहीं हो सकता माइनर टर्म का। अन्य टर्म क्या है, फ्रेग्रेंट, ठीक। स्वरूप असिद्धा, हियर माइनर टर्म तो रियल है बट द नेचर ऑफ द मिडिल टर्म कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म। जो नेचर है ना मिडिल टर्म का वो माइनर टर्म के साथ जो अगर जोड़ेंगे तो वो उसमें प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। साउंड इज क्वालिटी, साउंड इज ए क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। क्वालिटी और विजिबल नहीं, विजिबिलिटी की वजह से क्वालिटी नहीं हो रही है ना। देखिए हियर विजिबिलिटी कैन नॉट बिलोंग टू द साउंड विच इज ऑडिबल। साउंड क्या है, साउंड इज क्वालिटी। साउंड क्या हम सुनते हैं ना, उसकी क्वालिटी हम देख के नहीं बता सकते ना। तो मतलब ये जो नेचर है विजिबिलिटी मतलब देखना, और दूसरा जो नेचर है क्वालिटी या फिर ऑडिबल होना, ये दोनों अलग अलग सेंस ऑर्गन्स का काम है। आंख से देख के आप ये नहीं बता सकते कि क्या वाह क्या साउंड आ रही है, आपको कान से सुन के बताएंगे ना। तो दोनों जो नेचर है मिडिल टर्म का उसकी वजह से माइनर टर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसलिए हो रहा है स्वरूप असिद्ध। स्वरूप जब भी बोले मतलब नेचर, ठीक है, नेचर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है वो भी मिडिल टर्म के। थर्ड वन इज व्याप्यत्व असिद्ध, हियर व्याप्ति इज कंडीशनल, thus we cannot say wherever is fire there is smoke। व्याप्ति इज कंडीशनल, याद हो तो मैंने क्या बोला, व्याप्ति में रिलेशन होना चाहिए हेतु और मेजर टर्म का रिलेशन होना चाहिए, लेकिन वो जो रिलेशन हो ना वो इनवेरिएबल होना चाहिए। अगर रिलेशन इनवेरिएबल है इसका मतलब कोई भी कंडीशन हो चेंज नहीं होगा। जो रिलेशन यहाँ पे है अगर दोनों प्रेजेंट हो रहे हैं तो ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, व्याप्ति की वजह से, व्याप्ति कंडीशनल है मतलब जो कंडीशंस यहाँ बन गई है। दस वी कैन नॉट से मतलब फायर स्मोक तभी होगा जब आग लगे। ये कहते हैं कि अगर पेट्रोल से आग लगी है, कंडीशन लगा दें पेट्रोल से आग लगी तभी स्मोक होगा, वुड में आग लगेगी तो स्मोक नहीं होगा, ये कंडीशन लगा दे, ठीक है, स्मोक नहीं है। तो क्या ये असिद्ध में आएगा? हाँ असिद्ध में आएगा, वो भी व्याप्यत्व असिद्ध में, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है स्मोक और मिडिल टर्म जो भी था आपका उसकी जो रिलेशन होनी चाहिए वो इनवेरिएबल होनी चाहिए, हर तरीके से होना चाहिए, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया व्याप्यत्व असिद्ध। नेक्स्ट फैलेसी सव्य विचारा और अनेकांतिका, ठीक है, हाँ नाम याद रखते रहो ऐसे। मिडिल टर्म में भी इरेगुलरली रिलेटेड टू द मेजर टर्म। When the middle is not uniformly related to the major term, for example all birds are rational। इसमें क्या होगा, इरेगुलरिटी होगी किसकी, मिडिल टर्म का मेजर टर्म्स के साथ, ठीक है। ऑल बर्ड्स आर रेशनल, काउ इज अ बर्ड देयरफॉर काउज आर सॉरी क्रो इज अ बर्ड देयरफॉर क्रोज आर रैशनल, ठीक है। इस कंक्लूजन में आप पहुंच गए। लेकिन एक बात बताइए, क्या सारी बर्ड्स रैशनल होंगी? कुछ ऐसी बर्ड्स हों जो रैशनल ना हो तो जब ऐसी कंडीशन बने कि कुछ हो सकते हो कुछ ना हो,
जब ऐसी कंडीशन बने तो वहां पे आ जाएगा सभ्य विचारा अनेकांतिका, मतलब इरेगुलरिटी रिलेटेड टू मेजर टर्म की बात हो जाएगी। ठीक है, बर्ड्स कैन बी रैशनल एज वेल एज इरेशनल, मिडिल टर्म नॉट यूनिफॉर्मली कोरिलेटेड विद द मेजर टर्म। ठीक, सत प्रतिपक्षा, द मिडिल टर्म इज कंट्राडिक्टेड बाय अनदर मिडिल टर्म। यहाँ पे एक मिडिल टर्म ना दूसरे मिडिल टर्म की वजह से कंट्राडिक्ट होगा, ये याद रखना है, नहीं तो अगला वाला लगेगा तो सेम है। मिडिल टर्म, जो पहला मिडिल टर्म है वो दूसरे मिडिल टर्म की वजह से कंट्राडिक्शन में आ रहा है। द रीजन इज काउंटर बैलेंस्ड बाय अनदर रीजन एंड बोथ आर ऑफ इक्वल फोर्स, मतलब दोनों की ना वैल्यू स्टेटमेंट में सेम है लेकिन दोनों एकदम एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो भाई ये क्या हो गया, कहानी गड़बड़ हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक हेत्वाभास आएगा, वो हेत्वाभास आएगा सत प्रतिपक्ष। When हेतु is advanced to establish a particular sadhya in an inference is validly contradicted by another हेतु which proves the non-existence of sadhya of the first inference. The fallacy of सात प्रतिपक्षा arises. मतलब एक हेतु क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है पर्टिकुलर साध्या मतलब मेजर टर्म को, और दूसरा हेतु उसी कंक्लूजन में, ठीक है, दूसरा हेतु क्या करता है, उस साध्या को कंट्राडिक्ट कर देता है, भैया एकदम ये नहीं हो सकता, नॉन एग्जिस्टेंस की बात आ जाएगी वहां पे। तो दोनों जब कंट्राडिक्शन में आ जाएंगे, दो हेतु कंट्राडिक्शन में आ जाएंगे, दो मिडिल टर्म कंट्राडिक्शन में आ जाएंगे, तो हो जाएगा सत प्रतिपक्ष। ठीक है, याद रखने वाली चीजें, यहाँ पे हेतु कंट्राडिक्शंस में आ रहे हैं, दो हेतु होने चाहिए। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, देखिए, इज वैलिडली कंट्राडिक्टेड बाय अनदर इन्फ्रेंस। साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड लाइक ए पॉट। ठीक है, एक एग्जांपल क्या आ रहा है, साउंड इज इटर्नल कह रहा है, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। अगर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है तो नॉन इटर्नल होगी, इसलिए साउंड नॉन इटर्नल है। पहला वाला कह रहा है साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, ये हम सुन सकते हैं इसलिए इटर्नल है। दोनों क्या कर रहे हैं, हियर द मिडिल टर्म ऑफ द फर्स्ट इन्फ्रेंस ऑडिबल इज कंट्राडिक्टेड बाय द मिडिल टर्म ऑफ द सेकंड इन्फ्रेंस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मतलब ऑडिबल की वजह से इटर्नल हो रहा है और यहाँ पे प्रोड्यूस की वजह से नॉन इटर्नल हो रहा है। तो जब दोनों को साध्या जो है ना, उनका जो पर्टिकुलर साध्या का एग्जिस्टेंस एक दूसरे से कंट्राडिक्ट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, हेतु की वजह से हो रहा है ना, क्योंकि यही तो कह रहा है कि ऑडिबल होने की वजह से इटर्नल है, यहाँ पे कह रहा है प्रोड्यूस होने की वजह से नॉन इटर्नल है। तो इसलिए हेतु की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये हेतु क्या हो गए, एक दूसरे के कंट्राडिक्शन में आ गए। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो वो हो जाएगा सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो द नेक्स्ट वन इज बाधिता। द फोर्थ हेत्वाभास इज बाधिता। बाधिता मीन्स हिंडर्ड और प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो क्या हिंडर्ड हो रहा है, क्या प्रोहिबिटेड हो रहा है। द मिडिल टर्म ऑफ एन इन्फ्रेंस मे बी कंट्राडिक्टेड बाय सम अदर स्ट्रॉन्गर मीन्स ऑफ नोइंग सच एज perception, testimony, etc. It can prove the major term which is disproved by another stronger source of valid knowledge. एग्जाम्पल देखते हैं, फायर इज कोल्ड। ठीक है, यहाँ पे दो नहीं आ रहे हैं, याद रखना है, दो मिडिल टर्म नहीं आ रहे हैं। फायर इज कोल्ड, अब ये कौन सी बात हुई भाई, आग ठंडी है तो ताप लो या फिर सेंक लो, या फिर कहो तो उसमें आइसक्रीम में डाल के खा लें, उसको कोल्ड ड्रिंक में डाल के खा लो, पी लो, जो भी करना हो, मतलब आपकी मर्जी, खाओ पियो जो करना हो करो, या तापो। कंफ्यूजन बहुत है भैया, ठंडी भी लग रही है। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज ए सब्सटेंस। अब ये कौन सी बात हुई, हियर द मिडिल टर्म सब्सटेंस बिकम्स कंट्राडिक्टेड बिकॉज इट्स मेजर टर्म कोल्डनेस इज डायरेक्टली कंट्राडिक्टेड बाय द परसेप्शन। फायर परसेप्शन क्या है, फायर हॉट होगा ना, फायर गर्म होगा, कोल्डनेस कहां से आ गई यहाँ पे। जब इस तरह की बात होगी ना, कंट्राडिक्शंस की बात होगी, हिंडर्ड होगा, बाधित मीन्स हिंडर्ड और प्रोहिबिट, यहाँ पे प्रोहिबिशन आ गया। तो जब इस तरह की बात होगी ना यहाँ पे, तो आपका जो हेत्वाभास होगा वो हो जाएगा बाधिता हेत्वाभास। ठीक, विरुद्ध, देखिए जो मैं एग्जांपल दिया हूं ना, इसी तरह के एग्जांपल लिख देता है, एक साइड छोटे छोटे एग्जांपल लिख देगा और दूसरे साइड हेत्वाभास कौन सा वो लिख देता है। ठीक है, तो आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम को मिलाना होता है। विरुद्ध की बात करें, कंट्राडिक्टरी मिडिल। अब कंट्राडिक्टरी मिडिल ऑफर्ड टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ द साध्या एक्चुअली एस्टैब्लिश नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द साध्या। ठीक है, कंट्राडिक्टरी मिडिल क्या होगा, ऑफर मतलब लगेगा तो कोई एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है साध्या की, लेकिन नॉन एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश कर रहा है। जैसे साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। भाई जो प्रोड्यूस हो रहा है, बार बार यही एग्जांपल लिखा है, जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो नॉन इटर्नल होगा ना, क्योंकि वो चीज़ बनाई जा रही है। अगर इस तरह जो चीज़ बनेगी वो बिगड़ेगी भी, जो चीज़ आया है वो जाएगा। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड।
करने क्या गया था, इटर्नल प्रूव करने गया था, लेकिन कर क्या दिया कि नॉन इटर्नल है। तो ये जब कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल हो जाएगा, हियर द मिडिल टर्म प्रोड्यूस्ड डज नॉट प्रूव द इटर्निटी ऑफ द साउंड बट प्रूव्स इट्स नॉन इटर्निटी। हियर द मिडिल टर्म इटसेल्फ डिस्प्रूव्स द ओरिजिनल प्रोपोजिशन एंड प्रूव्स इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी। मिडिल टर्म ही करने कुछ और गया था, कर कुछ और, वही बात है ना बेटा, करने कुछ और गए थे, करके कुछ और आए हो, ठीक है, तो वही वाली बात है। तो मिडिल टर्म वही बेटा ये, ठीक है। सो यहाँ पे आपके खत्म होते हैं हेत्वाभास, पांचों हेत्वाभास। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। बहुत कोशिश किया हूँ, बहुत मेहनत करना हो, तो सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत मेहनत लगी तो इसमें तो करना बनता है, लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, पढ़ाई करते रहना।